नमस्कार दोस्तों, मोस्ट वेलकम टू संभव एजुकेशन क्लासेस। एसएससी पीवाईक्यू जीके जीएस सीरीज 2025 में आप सभी का स्वागत है। भारतीय संविधान के हमने 15 पार्ट का एनालिसिस किया। आज ही हमारा पार्ट नंबर 16 है और पार्ट नंबर 16 में हम लोग 35 क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। साथ ही में उनसे संलग्न जितने भी और अन्य पहलू हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे, उनका भी साथ ही में एनालिसिस करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं और लेते हैं इस सेशन का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 436 इसमें कह रहा है, जब तक नई सरकार संपूर्ण वर्ष के लिए बजट पारित नहीं करती तब तक सरकार को प्रशासनिक खर्चे पूरे करने की अनुमति कैसे प्राप्त होती है। तो ये एक आर्टिकल है 116 अनुच्छेद 116 अनुच्छेद 116। इसमें बात की जाती है लेखानुदान। लेखानुदान 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 को वोट ऑन अकाउंट कहते हैं। वोट ऑन अकाउंट का प्रावधान किया गया है। इसमें कहा जाता है, यदि किसी वित्तीय वर्ष के लिए बजट वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले पारित करना संभव नहीं होता तो लोकसभा बजट की प्रक्रिया पूरी होने तक किसी भी वित्तीय वर्ष के एक भाग के लिए भारत की जो संचित निधि है उसमें से अग्रिम अनुदान ले सकती है। इसी को कहते हैं लेखा अनुदान। और साधारणतः लेखा अनुदान किसी वित्तीय वर्ष की जो अनुमानित राशि होती है, अनुमानित राशि का 1/6 यानी कि 2 माह के लिए राशि ले सकती है। और समय अगर आपसे पूछा जाएगा तो कितना समय होगा, 2 माह। कितना राशि ले सकता है, 1/6 अनुदान राशि ले सकता है। चुनाव वाले वर्ष में यह अवधि 4 माह तक के लिए राशि के बराबर होगी, यानी कि सेम वही राशि होगी 4 माह के लिए। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि गणना के आधार पर मतदान यानी वोट ऑन अकाउंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 437। क्वेश्चन नंबर 437 में ये कह रहा है, भारत सरकार द्वारा विकलांगता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो भारत सरकार द्वारा विकलांगता अधिनियम 1995 में पारित किया गया था। 1995 में इसे पारित किया गया था और इसका जो वैधानिक नाम दिया गया वो दिव्यांग व्यक्ति दिया गया था। विकलांगता के दर पे आपका क्या कहा जाएगा, दिव्यांग व्यक्ति। अब उसे विकलांग व्यक्ति नहीं कह के दिव्यांग व्यक्ति कहा जाएगा। उनको इस अधिनियम के तहत क्या क्या सुविधाएं मिलेगी, समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण, पूर्ण भागीदारी, ये इस अधिनियम 1955 के तहत इसको पारित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा 1995। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 438। क्वेश्चन नंबर 438 में कह रहा है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम डैश में अधिनियमित किया गया था। कौन से सन में किया गया था। तो उपभोक्ता जो संरक्षण अधिनियम है वह 1986 में अधिनियमित किया गया था। 1986 में अधिनियमित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 439 डैश इसमें कह रहा है, इस पद पर निर्वाचित किए जाने की तारीख जिस लोकसभा में उसका निर्वाचन किया गया हो से लेकर उसके भंग होने के बाद नई लोकसभा के प्रथम बैठक के ठीक पहले इस पद पर आसीन रहेगा। कौन रहेगा, वो है आपका सभापति। क्या है, सभापति। सभापति जो है उस पद पर आसीन रहेगा। इसके बारे में कहा जाता है, जिससे सभापति पद पर जो निर्वाचित किए जाने की जो तारीख होती है, जिस तारीख से लोकसभा में उसका निर्वाचन किया गया हो से लेकर उसके भंग होने तक नई लोकसभा की प्रथम बैठक के ठीक पहले तक इस पद पर आसीन रहता है। वो कौन है, आपका ऑप्शन नंबर डी सभापति। इस सभापति के बारे में कहा गया है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 440। भारत सरकार द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया? तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में पारित किया गया था, 1956 में। और इसकी जो आयोग का अध्यक्ष था, राज्य पुनर्गठन अधिनियम आयोग का अध्यक्ष फजल अली थे। फजल अली आयोग के रूप में जाना जाता है। जो आयोग के अध्यक्ष थे वो फजल अली थे। उन्होंने जो है इस आयोग में 30 सितंबर 1955 को अपनी रिपोर्ट सौंपी और रिपोर्ट में निहित प्रस्तावों के विचार पर उभरी जो पुनर्गठन की योजना को प्रभावित बनाने के लिए राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 भारत के संविधान के अनुच्छेद 4 में जोड़ा गया। अनुच्छेद 4 के तहत इसको अधिनियमित किया गया था। अनुच्छेद 4 के तहत, तो ध्यान में रखें कि आर्टिकल 4 के तहत इसको अधिनियमित किया गया था राज्य पुनर्गठन अधिनियम को। तो इसके जो अध्यक्ष थे वो फजल अली। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि 1956 में जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो अध्यक्षता किया था फजल अली जी ने। और 30 सितंबर 1955 को रिपोर्ट इन्होंने सौंपी थी। 1955 में जो है इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 441। क्वेश्चन नंबर 441 में कहता है, सदन के समक्ष एक विधायी प्रस्ताव का मसौदा होता है। विधायी प्रस्ताव का एक मसौदा होता है। वो कौन सा मसौदा होता है? वह होता है विधेयक। विधायी प्रस्ताव का जो मसौदा होगा उसको बोलते हैं विधेयक। जो विधेयक होता है वो विधायी प्रस्ताव का एक मसौदा जो प्रारूप होता है। मसौदा मतलब इसको आप कह सकते हैं हिंदी में प्रारूप है, प्रारूप, ड्राफ्ट कह सकते हैं। तो ये विधेयक होगा। इसमें विधेयक सदन के समक्ष एक विधायी प्रस्ताव के रूप में, यानी कि प्रस्ताव प्रारूप होता है, एक प्रारूप होता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 442 में कह रहा है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार बिना वसीयत मर जाने वाली हिंदू महिला की संपत्ति पर पहला अधिकार निम्न में से किसका होता है? उसके माता पिता, उसके पति के कानूनी वारिस, उसके पिता के कानूनी वारिस। तो उसके पति का होता है। और यहां पर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके पति के कानूनी वारिस नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो यहां केवल उसके पति का होगा। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 443। संसद के विपक्ष के नेताओं के वेतन और भत्ते एक अधिनियम द्वारा तय होते हैं, जिसे संसद द्वारा वर्ष में पारित किया गया था। तो ये वर्ष 1977 में पारित किया गया था। अब आप ये बताएं कि 1977 किसका कार्यकाल था? उस समय इंदिरा जी का समय था 1977। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 444। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में एक संशोधन को वर्ष में पारित किया गया था, जिसमें प्रस्ताव किया गया था कि मुख्य चुनाव आयुक्त और सूचना आयुक्तों को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अवधि के लिए नियुक्त किया जाए। ऑप्शन नंबर ए कह रहा 2019 में, बी 16 में, सी 2014 में और डी है 2017 में। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट आंसर होगा। सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत एक संशोधन हुआ, 2019 में एक संशोधन हुआ, उसको पारित किया गया। और इसमें
ये प्रस्ताव किया गया कि मुख्य चुनाव आयुक्त और सूचना आयुक्तों को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अवधि के लिए, सेंट्रल द्वारा निर्धारित अवधि के लिए उनको नियुक्त किया जाएगा। तो ये कब पारित किया गया था? तो ये हुआ था आपका 2019 में, 2019 में किसके द्वारा इनको नियुक्त किया जाएगा? तो ये किया जाएगा केंद्र सरकार के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 445। हिंदू विवाह अधिनियम वर्ष में लागू किया गया था, कौन से वर्ष में लागू किया गया था? तो 1955, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में लागू किया गया था। इसमें 3 अन्य महत्वपूर्ण कानून पारित हुए थे। उत्तराधिकार अधिनियम जैसे था, उत्तराधिकार अधिनियम एक, उत्तराधिकार अधिनियम 1956। दूसरा हिंदू अल्पसंख्यक अभिभावक हिंदू अधिनियम 1956। और तीसरा था आपका हिंदू दत्तक भरण पोषण अधिनियम, यह भी 1956 में। ये 3 अधिनियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, ये पारित हुए थे। दत्तक का मतलब होता है गोद लेना, किसी भी दूसरे के लड़के को अपने लड़के के रूप में स्वीकार करना, गोद लेना, इसको बोलता है दत्तक। तो ये 3 अधिनियम थे जो 1956 में पारित हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 446। भारत की संसद निम्नलिखित में से शामिल है। भारत की अगर संसद की बात करें तो उसमें 3 पार्ट हैं, एक राष्ट्रपति है, लोकसभा और राज्यसभा है। ये तो बार बार हम पढ़ते चले आए हैं। कौन से पार्ट में है? पार्ट 5 में, पार्ट 5 में। और आर्टिकल किस में इसका उपबंध है? आर्टिकल 79 में, आर्टिकल 79 में इसका वर्णन किया गया है, अनुच्छेद 79। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 447। भारत में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास है? तो भारत के जो सर्वोच्च संस्था आप कह सकते हैं संसद के पास है। संसद यानी तीनों अंग, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, जब इसमें पास होता है तो वह अधिनियम के रूप में, एक्ट, बिल के रूप में शामिल हो जाता है। तो ये किसके पास नियम बनाने की शक्ति है? संसद के पास। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 448। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होने और डैश द्वारा सहमति के बाद कोई विधेयक संसद का अधिनियम बन जाता है तो लास्ट में किसकी सहमति चाहिए? वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की सहमति चाहिए, तब वह एक्ट के रूप में बन जाता है, वह अधिनियम के रूप में बन जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 449। भारतीय संविधान के अनुसार संसद के सदस्यों के वेतन का निर्णय कौन करता है? तो संसद के सदस्यों के वेतन का जो निर्णय है वह संसद ही करती है, और ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि संसद ही सारे नियम बनाती है, नियम कायदे कानून बनाती है, और लास्ट में जब उसको राष्ट्रपति द्वारा पारित कर दिया जाता है उसको, तो वह एक्ट के रूप में, अधिनियम के रूप में लागू हो जाता है। तो संसद अपने सदस्यों के वेतन का निर्धारण करती है स्वयं। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट आंसर होगा। और अब आर्टिकल 106
में देखे होंगे कि संसद के जो प्रत्येक सदन होते हैं उनके वेतन भत्तों का निर्धारण इसी में बताया गया है कि आर्टिकल 106 के तहत संसद अपने समस्त सदस्यों के वेतन भत्तों का निर्धारण करेगी। तो अनुच्छेद वेतन भत्तों का निर्णय आर्टिकल अनुच्छेद 106 में बाधित, इसमें बाधित है 106। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 450। 450 में कह रहा है भारतीय संसद के परिप्रेक्ष्य में शून्यकाल किसे कहा जाता है? तो शून्यकाल ये संसद के दोनों सदन में प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को शून्यकाल कहा जाए। जब प्रश्नकाल का समय खत्म होता है तब शून्यकाल का जो समय शुरू होता है। यह समय कब होता है? 12 बजे प्रारंभ होता है। प्रारंभ कितने बजे होगा? 12 बजे। 12 बजे पहले क्या चलेगा? प्रश्नकाल, उसके बाद आएगा शून्यकाल। शून्यकाल चलता है 1 बजे तक चलता है। 12 बजे से 1 बजे तक 1 घंटे का होता है। 12 बजे से 1 बजे तक चलता है। शून्यकाल के दौरान जो अविलंबनीय महत्व के मामले होते हैं उनको उठाए जाते हैं, उन पर तुरंत कार्रवाई होती है। और इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्नकाल के तुरंत बाद का जो समय होता है वो शून्यकाल होता है, यानी 12 बजे से 1 बजे के बीच में शून्यकाल का टाइम होता है। ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 451। भारत के संविधान के अनुच्छेद 87 के अनुसार डेस संसद के दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित कर सकते हैं। कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति कर सकता है। राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यह अनुच्छेद 87 के अनुसार राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त रूप से संबोधित कर सकता है और प्रत्येक चुनाव के बाद, यानी कि प्रत्येक वर्ष जो संसद के प्रथम अधिवेशन होगा उसको संबोधित करने का जो दायित्व होता है वह किसका होता है? वह राष्ट्रपति का होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट आंसर होगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 452। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी भी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित किसी भी मुद्दे पर अंतिम निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो ये लिया जाता है लोकसभा अध्यक्ष। ये देखिए, ध्यान दीजिएगा कि लोकसभा में किसी भी सदस्य की अयोग्यता पर अंतिम निर्णय कौन लेगा? तो लोकसभा का जो स्पीकर होगा, जो लोकसभा अध्यक्ष होगा, वही अंतिम निर्णय लेता है। और धन विधेयक के मामले में भी अंतिम निर्णय लेता है कि धन विधेयक है कि नहीं है। और संसद में जो है प्रश्नों का निर्धारण भी करता है, टाइम का निर्धारण करता है, कौन क्या प्रश्न पूछेगा और कितने समय के लिए यह प्रश्न पूछेगा। तो लोकसभा अध्यक्ष का एक कार्य होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 453। 453 में कह रहा है एक भारतीय राज्य का राज्यपाल अपने कार्यालय में प्रवेश करने, यानी अपना पदभार ग्रहण करने से पहले के समक्ष शपथ का प्रतिज्ञान लेता है। किसके समक्ष शपथ का प्रतिज्ञान लेता है? तो जो राज्य से संबंधित क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय है उसके मुख्य न्यायाधीश के समक्ष लेता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट आंसर है। राज्यपाल जो हाई कोर्ट होगा उसका जो मुख्य न्यायाधीश होगा, मुख्य न्यायाधीश उसके समक्ष लेता है। और राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होगा, मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के समक्ष
शपथ प्रतिज्ञान लेता है, शपथ ग्रहण करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति, अच्छा प्रधानमंत्री का कभी पूछ लिया जाए, प्रधानमंत्री जो है इसको कौन शपथ दिलाता है, तो राष्ट्रपति दिलाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन शपथ दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाता है। मुख्यमंत्री को कौन शपथ दिलाता है, तो मुख्यमंत्री जो है स्टेट का होगा, तो स्टेट का जो सुपीरियर होगा वह मुख्यमंत्री को शपथ दिलाएगा, यानी कि राज्यपाल। तो राज्यपाल मुख्यमंत्री को शपथ दिलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 454। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की सभी कार्यपालिका शक्तियों से संबंधित है, तो यह है आर्टिकल 154। आर्टिकल 154 में राज्यपाल की जो कार्यपालिका शक्तियों के संदर्भ में बात करता है ये, और अनुच्छेद 157 राज्यपाल की नियुक्ति होने की जो अर्हताएं हैं, योग्यताएं हैं, नियुक्ति की योग्यताएं, की अर्हताएं हैं, उसके बारे में बात करता है 157। और 156 ये कहता है कि राज्यपाल की पदावधि कितनी होगी, पदावधि कितनी होगी, राज्यपाल की पदावधि के बारे में बात करता है। ऑप्शन नंबर डी ये कहता है 150। आर्टिकल 150 कहता है संघ और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप के बारे में अगर जानना है तो आर्टिकल 150 में इसका वर्णन किया गया है। संघ एवं राज्यों के लेखाओं का प्रारूप, लेखाओं का प्रारूप, इसके बारे में संघ एवं राज्य के लेखाओं का प्रारूप के बारे में आर्टिकल 150 में आपको वर्णन मिल जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 455। 455 ने कहा किसी राज्य के राज्यपाल को के द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो राज्यपाल को नियुक्त करने का काम जो है कौन करता है, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा होता है, क्योंकि वो सर्वोच्च पद है और राज्य में सर्वोच्च पद पर जो आसीन होता है उसको वह जो है नॉमिनेट करता है, वह जो है नियुक्त करता है, वह कौन करेगा, वो राष्ट्रपति ही करेगा, क्योंकि ये भारत का सर्वोच्च व्यक्ति होता है और प्रथम नागरिक कहलाता है, और राज्य का सर्वे सर्वा जो होता है वो राज्यपाल होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट आंसर होगा। आर्टिकल 153 अनुच्छेद 153 आर्टिकल 153 में कहता है राज्यपाल के पद का प्रावधान किया गया है इसमें कि राज्यों के लिए एक राज्यपाल नियुक्त किया जाएगा और एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल हो सकता है। आर्टिकल 155 में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और राष्ट्रपति प्रसाद प्रयत्न ये पद धारण करेगा। राष्ट्रपति द्वारा जो प्रसाद प्रयत्न में उसको पद दिया गया है उसको राज्यपाल धारण करेगा, तो उसको कह सकते हैं प्रसाद प्रयत्न जो है ये पद धारण करेगा। एक कौन से आर्टिकल में है, तो ये 156 के सेक्शन 1 में है। प्रसाद प्रयत्न जो धारण करता है पद, तो ये अनुच्छेद 156 के सेक्शन 1 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 456 में कहता है भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है, अनुच्छेद 155। अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 155, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 457 में कह रहा है भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है,
तो राज्यपाल की नियुक्ति हमेशा कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। और बार बार इसको पढ़ते चले आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 458। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राज्यपालों के प्रावधान करता है? यानी कि कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो राज्य में राज्यपाल का प्रावधान करता है? तो ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट आंसर होगा 153। 153 ये कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, परंतु एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। तो इसी 153 के तहत ये कहता है। और 148 यहां बड़ा फेमस ये आर्टिकल है 148। इसमें नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी CAG के बारे में बात किया गया है कि भारत का नियंत्रण महालेखा परीक्षक की बात किसमें की गई है? 148 में। और 136 में कहता है कि अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत लेनी पड़ेगी। तो ये किस में है? 136 में, 136 में है। 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना का और गठन के बारे में कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट की जो है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और गठन के बारे में अगर जानना है तो 124 में इसका वर्णन किया गया है। 124। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 459। अनुच्छेद 213 के तहत घोषित अध्यादेश को के द्वारा वापस लिया जा सकता है। तो राज्यपाल के द्वारा उसको वापस लिया जा सकता है। अब देखिए कि आर्टिकल 213 में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। तो अध्यादेश राज्य के विधानमंडल के सत्र में ना होने पर जारी किया जा सकता है और अध्यादेश की जो अवधि है वो विधानमंडल की मंजूरी ना मिलने पर 6 माह की होती है और इस अध्यादेश को राज्यपाल द्वारा किसी भी समय वापस लिया जा सकता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, राज्यपाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 460। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को अध्यादेश लाने का अधिकार प्रदान करता है? तो आर्टिकल 213 जो है वह अध्यादेश लाने का अधिकार प्रदान करता है। अभी जस्ट आपने पढ़ा है पीछे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 461। 461 में कह रहा है भारतीय संविधान के अनुसार ऐसे अधिकतम कितने राज्य हैं जहां केवल एक ही व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? तो कोई सीमा ही नहीं है कि राज्यपाल, एक ही राज्यपाल को 2 राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, यानी एक ही व्यक्ति को 2 राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। तो इसका कोई सीमा नहीं है, 1 राज्य, 2 राज्य और 3 राज्य, इसमें कोई सीमा नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 462। क्वेश्चन नंबर 462 में कह रहा है किसी राज्य के लिए राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए भारत के संविधान द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम आयु होनी चाहिए 35 ईयर, 35 साल, 35 साल होनी चाहिए। आर्टिकल 157, आर्टिकल अनुच्छेद 157, 157, अनुच्छेद 157 कहता है कि राज्यपाल नियुक्ति होने के लिए पात्र तभी होगा जब वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर लिया हो। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा कितने अवधि के लिए की जाएगी? ये की जाएगी 5 वर्ष के लिए। तो 157 में उसकी योग्यता के बारे में कहता है कि वो किस कारण से वो पात्र होगा, तो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 463। राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 ईयर होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर
364 में कहा निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु 30 वर्ष नहीं, ये 35 वर्ष होगी, यानी कि ये गलत। राज्यपाल मुख्यमंत्री के पश्चात प्रयत्न नहीं, राज्यपाल हमेशा राष्ट्रपति के पश्चात प्रयत्न जो पद धारण करता है। राज्यपाल अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री को सौंपते हैं नहीं। तो ऑप्शन नंबर देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट आंसर होगा। ये राज्यपाल की जो नियुक्ति करता है वो कौन करता है, वो राष्ट्रपति करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 465 में कहता है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान करता है। तो आर्टिकल 153, अब बार बार पढ़ते चले आ रहे हैं, राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा और ये आर्टिकल 153 में इसका वर्णन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 466 भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक भारतीय राज्य में एक राज्यपाल होगा। तो ये आपका 153 में ये प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा और एक ही व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल हो सकता है या 2 से अधिक राज्यों के भी राज्यपाल एक ही व्यक्ति हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 467 राज्यों के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्यों के जो महाधिवक्ता हैं उनकी नियुक्ति करते हैं राज्य के राज्यपाल, गवर्नर, यानी कि राज्य के जो राज्यपाल होंगे वो उनकी नियुक्ति करते हैं। अनुच्छेद 165 में राज्य के महाधिवक्ता के पद की व्यवस्था की गई है और यह राज्य का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है, कानूनी अधिकारी। सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। महाधिवक्ता की जो नियुक्ति है वह राज्यपाल द्वारा की जाती है और इसका पद भी राज्यपाल के प्रसाद प्रयत्न ही होता है, यानी कि यह राज्यपाल द्वारा प्रसाद प्रयत्न उसको दिया जाता है तो वह उस पद पर रहता है। अगर इसके महाधिवक्ता की नियुक्ति की जो वार्ताएं हैं उसके बारे में कहें कि तो एक चीजें तो कॉमन है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा है 10 वर्ष तक न्यायिक अधिकारी या उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक वकालत का अनुभव प्राप्त हो, उस व्यक्ति को राज्यपाल जो महाधिवक्ता नियुक्त कर सकता है। ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट आंसर है, राज्य के राज्यपाल महाधिवक्ता को नियुक्त करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 468 महाधिवक्ता डैश के प्रसाद प्रयत्न अपने पद पर रह सकता है। तो राज्यपाल के प्रसाद प्रयत्न रह सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 469 किसी भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी। तो पहली महिला आप बार बार पढ़ते चले आ रहे हैं, सरोजिनी नायडू जो राज्य की राज्यपाल थी। और सरोजिनी नायडू के बारे में अगर बात करें तो इनका जो जन्म हुआ था वो हैदराबाद में हुआ था 1879 में और इनकी मृत्यु होती है 1949 में। इन्होंने जो है इंग्लैंड से अपनी पढ़ाई पूरी की थी। तो ये पहली जो महिला बनी, ये जो है कहाँ की बनी थी, कौन से राज्य की बनी, तो ये उत्तर प्रदेश की बनी, यूपी की प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर है। उसके बाद जो है प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो यूपी की बनी वो सुचिता कृपलानी जी बनी थी। चलिए लास्ट क्वेश्चन लेते हैं इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 470। इसमें कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार डैश के कार्यकाल के दौरान उनके खिलाफ अदालत में कोई आपराधिक कार्रवाई नहीं शुरू की जा सकती है। तो ये है आपका राज्यपाल। राज्यपाल इस आर्टिकल 361
में कहा गया है कि राज्यपाल को उसके कर्तव्यों के निर्वहन के लिए संरक्षण प्रदान है और इसके अनुसार राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध इसकी पदावधि के दौरान न्यायालय में किसी भी प्रकार की जो दांडिक कार्यवाही प्रारंभ नहीं की जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज का सेशन हमने पूरे 35 क्वेश्चनों का एनालिसिस किया, संलग्न जितने भी अन्य कॉन्सेप्ट थे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे उनको भी सीखा। नेक्स्ट वाला सेशन हम लोग कल करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।